आज का दिन वर्ल्ड कैंसर डे, तो ये एक अच्छा मौका है इस पे जागरूकता लाने की। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस मेरे छोटे से टॉक के बाद कैंसर से डर लगना आपका बंद हो जाएगा। कैंसर क्या है, क्यों है, कैसे होता है, खास तौर पे अगर पिछले कुछ सालों को देखें तो ऐसा दिखने में लगता है हमारे आसपास कि कैंसर काफी तेजी से बढ़ रहा है। और आज से अगर 20 साल पहले की बात करें, अगर उससे पहले जाएं 30 साल पहले, तो कैंसर का पेशेंट ढूंढना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। बड़े मुश्किल से कैंसर के पेशेंट दिखाई देते थे कि अच्छा इसको कैंसर है। पूरे मोहल्ले में ये बात आ जाती थी कि हमारे मोहल्ले में कैंसर का पेशेंट है। जबकि आज हर दूसरे घर में कैंसर या ऐसे जुड़ी हुई चीजों को आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। तो ऐसे में ये अवेयरनेस और खास तौर पे वर्ल्ड कैंसर डे में इसका आयोजन करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे मौका दिया और इस लायक समझा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। हालांकि जो मैंने सुना, और पहले भी मैंने सुना है, और गुजरात स्टेट योग बोर्ड के और सारे वीडियोस भी मैंने देखे, और उसमें जितनी सारी बातें बताई हैं, अगर आंख बंद करके कोई इतना ही कर ले तो दो ही बातें हैं। एक तो कैंसर को प्रिवेंट तो कर ही सकते हैं, और किसी को हो जाए तो जाहिर सी बात है वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे ये सारी बातें जो आज हमने सीखी, और मैं भी तो जुड़ा था, मैंने भी कई बार पहले भी मैंने ये सारी कुछ देखा है कि ये योग में, प्राणायाम में ये सारी चीजें होती हैं तो हजारों साल पहले से लिखित है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पीछे का साइंस क्या है, ये पिछले कुछ सालों में निकल के आया है। खास तौर पे मैं जिक्र करूं कि अभी भी जो कपाल भारती की जिक्र कर रहे थे, या अनुलोम विलोम की जिक्र कर रहे थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो चल रही हैं, तो इससे कैंसर कैसे ठीक होता है, इसके ऊपर तो नोबेल प्राइज मिला है। होता क्या है कि जो भी हमारे धरोहर हैं, वो आयुर्वेद है, योग है, इसी को थोड़ा सा और अलग रूप देके फिर उसका एक नोबेल प्राइज मिल जाता है। लेकिन चलो, एक बात को कहने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो 1931 में नोबेल प्राइज मिला ओटो वॉरबर्ग को, और उन्होंने ये पाया, साबित किया कि कैंसर ऑक्सीजन अगर बॉडी में भर दें तो कैंसर रह नहीं सकता। कैंसर सेल्स वहीं पे फलते हैं फूलते हैं जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए। और जब हम प्राणायाम करते हैं, जाहिर सी बात है हम अपने बॉडी को ऑक्सीजन से भर रहे हैं, और ऐसे में जो कैंसरस सेल हैं वो दे मे गेट कन्वर्टेड इनटू अ नॉर्मल सेल। यही बात 1931 के नोबेल प्राइज विनिंग साइंस में साबित की गई थी। तो चाहे हम शिशपाल जी की बात को फॉलो करें, या आप साइंटिफिक टेम्परमेंट के अगर हैं, आपको सबूतों के आधार पे ही कुछ करना है, तो जो मैंने बताया नोबेल प्राइज उसको फॉलो करें। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि फॉलो करना, और जब फॉलो करेंगे, दो ही बातें हैं जो दोनों बातें अभी तक कवर हुई हैं। एक तो योग है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दूसरा आहार है। ये दोनों को बड़े ही कंक्लूसिव ढंग से अभी तक मैंने जो सुना वो कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा डायमेंशन है जो हमें समझना बहुत जरूरी है अगर कैंसर से बचना है या कैंसर के ट्रैप से बचना है। तो पहली बात तो यह है कि जैसे मान लो मैं ही हूं, अगर मुझे ये पता करना हो कि मुझे कैंसर है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैंसर हर एक के बॉडी में होता ही है। हर एक के बॉडी में कैंसर होता ही। जिस तरह से अगर मैं इसको देखूं, कैमरे को थोड़ा इधर लेना पड़ेगा, ये चेस्ट बोर्ड है, ये आपकी बॉडी है, ये आपकी पूरी बॉडी है, और इसमें आपकी बॉडी में, मेरे बॉडी में, शिशपाल जी के बॉडी में, हर एक के बॉडी में ये पूरे सेल्स हैं। इनमें ये हेल्दी सेल्स हैं, और ये बेचारे कैंसर सेल है जो कि कोने कोने में कहीं कहीं पड़े हुए हैं, और ये अपनी हद नहीं पार कर रहे हैं, ये अपनी जगह पे स्थिर हैं, ये पत्थर की तरह पड़े हैं और जिंदगी भर पड़े ही रहेंगे। हमारे मृत्यु तक तो ये यहीं पे पड़े रहेंगे, जहां जहां भी हमारे बॉडी में। जिस प्रकार अगर आप गौर से मुझे देखेंगे तो मेरे बाल कहीं कहीं सफेद दिखाई देंगे, शायद वीडियो में नहीं दिखाई देगा, लेकिन हैं। लेकिन वो सफेद बाल, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो बाल थोड़े बहुत सफेद हो ही जाते हैं। तो दैट इज नॉट ए डिजीज, और वो हमें तंग भी नहीं कर रहे हैं, हमें बीमार भी नहीं कर रहे हैं, हम अपना सारे काम कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये सेल्स थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। ये आपको बीमार नहीं करते, ये आपको तंग नहीं करते हैं, कहीं भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इनके पास वो ताकत है ही नहीं। अगर इनको वो ताकत देनी है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हम किसी भी तरह से इंश्योर करें कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए,
तो फिर इसको ताकत मिल जाएगी, ये थोड़ा सा अपनी जगह से हिल जाएंगे, थोड़ा सा ये टेरिटरी ये क्रॉस कर जाएंगे। या फिर जैसा शिषपाल जी ने बताया कि अगर हम ये इंश्योर कर लें कि हमारे खाने पीने में खूब सारे केमिकल्स हो जाए, तो वो केमिकल्स विल लीड टू स्ट्रेंथनिंग द सेल्स ऑफ द कैंसर, राइट। तब इनको ताकत मिल जाएगी, ये अपनी टेरिटरी से उठ के बाहर निकलने लगेंगे और हेल्दी सेल्स को भी अपनी तरफ मिलाने लगेंगे, हेल्दी सेल्स को अपनी तरफ मिलाने लगेंगे। तो इस तरह से कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो अगर हम अपनी जिंदगी में ले आए तो हम कैंसर सेल को ताकत दे रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे इसके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये आप समझते हैं कि हाँ, कई लोग बोलते हैं कि कैसे मैं कैंसर फ्री हो जाऊं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कैंसर फ्री होना, क्योंकि कैंसर सेल तो हमारे बॉडी में है ही, मेरे बॉडी में है, आपके बॉडी में, सबके बॉडी में ये है। सिर्फ ये है कि वो कैंसर सेल अपनी अपनी जगह पे टिके हुए हैं, लेकिन हम उसको कभी कभी ताकत दे सकते हैं। ताकत देने के लिए या तो खूब सारे केमिकल्स बॉडी में कैसे भी जाने अनजाने डाल दें, या फिर हमारे बॉडी की ऑक्सीजन को थोड़ा कम कर दें, तो ये पावरफुल हो जाते हैं। एट द सेम टाइम द नॉर्मल सेल कैन आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू कैंसर सेल। तो इनकी तादाद बढ़ेगी, हेल्दी सेल की तादाद घटेगी, तो इसी को कहते हैं बीमारी, जिसका नाम आप कैंसर नाम बोलें या ट्यूमर बोलें या फाइब्रोसिस बोलें या पॉलिप्स बोलें, तो कोई भी नाम आप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन दिस इज अबाउट इट। अब इसको ताकत देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी में कैंसर फैल जाए और फैल के आपको बर्बाद कर दे, तो बहुत ही छोटी बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब कहीं भी छोटा मोटा कोई ट्यूमरस ग्रोथ आता है, इसे कहते हैं आउटग्रोथ, जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एक डस्टबिन की तरह इकट्ठा होता है, फिर बॉडी उसे रिसाइकिल करके खत्म भी कर देता है। लेकिन उस खत्म करने से पहले वो छोटे मोटे ट्यूमर जो कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी बॉडी के अंग में हो सकते हैं, उसको अगर हम छेड़ दें, ट्यूमर तो ऐसे बंद है, उसको जैसे एक बलून बंद होता है, उसको छेड़ दें, उसको अगर एक पिन से चुभो दें, तो वो ट्यूमर फैल जाता है बॉडी में। अब वो फुल फ्लेजेड कैंसर होता है। फैल जाने का मतलब ये सारे सेल्स अलग अलग जगह फैल गए हैं और हर जगह अपनी तादाद को बढ़ाते जा रहे हैं। तादाद को बढ़ानी है, आप देखिए आपके बॉडी में कहाँ ट्यूमर है, अब जहां भी ट्यूमर है वहां एक पिन से छेद कर दीजिए, बस। तो अब वो एक विस्फोटक फैल सकता है या फैल जाता है। तो ये सबसे आसान तरीका है अपने आपको कैंसर पेशेंट बनाने का। तो जाने अनजाने हम ऐसा करते ही हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें समझने की जरूरत है कि क्या ना करें जो जाने अनजाने आजकल करते हैं, और जितनी ज्यादा तादाद में करेंगे उतना ज्यादा वो कैंसर पेशेंट में कन्वर्ट होंगे, ट्रू कैंसर पेशेंट। कागजी कैंसर पेशेंट होते हैं, ये डायग्नोसिस पे आ गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रू कैंसर पेशेंट वो होते हैं सच्ची में जिनमें कुछ खास तरह के सिम्टम्स होते हैं। पहला सिम्टम तो है कि 1 महीने के अंदर ही वेट घट गया 10 केजी। दूसरा सिम्टम हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो गया 4 यूनिट। तीसरा सिम्टम है एक्सट्रीम वीकनेस आ गई। चौथा सिम्टम है एक्सट्रीम पेन है बॉडी के अलग अलग जगह पे, जो कि अनएक्सप्लेनेबल पेन है। और पांचवा सिम्टम हो सकता है कोई ऐसे नॉन हीलिंग अल्सर है या कोई ऐसे इंजरी है जो कि हील नहीं हो रहा, कोई ट्यूमरस ग्रोथ है जो बढ़ता जा रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी 2-3 चीजें एक साथ आपके हो रही अचानक, इसका मतलब यह है कि आपके बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। कैंसर सेल है वो अपने जगह से हिल चुके हैं, बस इतना मतलब है। अगर हिल चुके हैं तो उसको वापस ठीक किया जा सकता है। आपने अभी शिषपाल जी का ये लेक्चर आपने सुना ही, कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, सबूतों के साथ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो प्रिवेंशन ही है। अब यहाँ पे आते हैं जो आज का जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो आज के माहौल में योग, आज के माहौल में नेचुरोपैथी की जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जरूरत है, उतना शायद इतिहास में पहले कभी नहीं था। इतिहास में, क्योंकि आज से अगर मान लो 200 साल 300 साल पुरानी बात करें, तब तो इंसान का नेचुरल लाइफस्टाइल ही वैसा था कि वो नेचुरोपैथी ही था, नेचुरल लाइफस्टाइल। वो योग तो एक पार्ट था। जिस तरह से सांस लेना एक पार्ट है, जिस तरह सोना एक पार्ट है, योग भी पहले पार्ट था। लेकिन क्योंकि इससे लोग बाग हट गए, तो अभी इसके अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और ये आपको समझ तब आएगा जब आप ये समझेंगे जो मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि शिषपाल जी ने बताई भी कि हाउ टू प्रिवेंट, कि सबसे पहले तो होने से रोकें। होने से रोकने के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी कभी आप बायोप्सी करते हैं, पेट स्कैन करते हैं, मेमोग्राम करते हैं, ये तीनों चीजों से कैंसर बन जाता है। जो जो बातें मैं बताऊंगा साथ साथ सबूत भी देता जाऊंगा, और उसके सबूत तो आप ये देख ही रहे हैं, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी। और इसके बाद अगर कोई सवाल हो तो वो भी मैं लूंगा, और आज के बाद भी कभी सवाल हो तो भी मैं लूंगा।
तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि कैंसर आपके फैले ना, आपको बर्बाद ना कर दे, तो पहली प्रिवेंशन तो वो है डायग्नोसिस, पेट स्कैन, बायोप्सी और मेमोग्राम से हर हाल में बचना है। क्यों बचना है, कैसे बचना है, एविडेंस तो यहाँ पे दिया है और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। बायोप्सी जो कि बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया है, बायोप्सी होता क्या है कि आपके बॉडी में कोई मान लो सीटी स्कैन करते हैं और उससे पता चलता है या अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखो जी यहाँ पे तो एक ट्यूमर है, अब पता करना पड़ेगा कैंसर है कि नहीं है। तो पता करने का गोल्ड स्टैंडर्ड तो यही है कि बायोप्सी कर दो। बायोप्सी का मतलब होता है कि वो जो भी ट्यूमर है, जो भी जगह है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कैंसर तो नहीं है, तो वहां से एक टुकड़ा निकालना। टुकड़ा निकालने का मतलब है कि वो ट्यूमर को छेड़ देना, उसको चुभो देना, उसको खोल देना। अब जो टुकड़ा निकालते हैं उसका एक स्लाइड बनाते हैं, वो स्लाइड कुछ इस प्रकार दिखता है जैसे आप देख रहे हैं। और ये स्लाइड कोई ना कोई पैथोलॉजिस्ट इसको देखता है, इसका डिजाइन को देखता है और देख के तय करता है कि ये स्लाइड दिखने में कैंसर की तरह लग रहा है या नॉर्मल सेल की तरह लग रहा है। ये उसके अपने सोच के अनुसार हो सकता है। तो इस बात को क्या जो बायोप्सी में लिख दिया गया कि आपको कैंसर है, तो क्या वो वाकई में कैंसर है, क्या वो जो लिख दिया वो भगवान की वाणी है? इस पे एक अच्छा ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ। इसमें करीब 850 पैथोलॉजिस्ट ने पार्टिसिपेट किया और यही वाला स्लाइड को अलग अलग पैथोलॉजिस्ट को दे दिया गया, बिना जिनको आपस में कोई संबंध नहीं, और उनसे पूछा गया आप बताओ ये कैंसर सेल है कि नॉर्मल सेल है। इंटरेस्टिंग बात यह कि 33% पैथोलॉजिस्ट ने बोला इसी वाले स्लाइड को देख के कि ये तो नॉर्मल सेल है, 48% ने बोला कि ये तो एबनॉर्मल सेल है और 19% ने बोला ये तो कैंसर है। तो इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि जब कोई बोलता है, आपकी रिपोर्ट में आता है बायोप्सी में कि कैंसर है, वो काफी कुछ निर्भर करता है कि वो किस पैथोलॉजिस्ट के हाथ में गया, उस वक्त उसका माइंडसेट क्या था, उस वक्त वो किस प्रकार से उसको देख रहा था। वो कोई एक्यूरेट डायग्नोस्टिक है ही नहीं। वो जितने पैथोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो उनके जो ओपिनियन है बदलते जाएंगे। तो आपने ये देखा होगा कि एक हेल्दी इंसान जैसे उसके पास डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आता है कि बायोप्सी में लिखा है कि आपको कार्सिनोमा है, वो कैंसर वर्ड पढ़ते ही उसकी आधी जान तभी निकल जाती है। वो लगता है कि उसे ऐसा लगता है उसका जीवन का अंत आ ही गया है अब तो मैं, और उसके बिहेवियर भी कैंसर पेशेंट की तरह ही होने लगता है और उनके घर वालों का बिहेवियर भी उसी तरह से हो जाता है। अब आगे की जिंदगी वो एक पेशेंट की जिंदगी बिताने वाला है, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने रिपोर्ट में कैंसर शब्द पढ़ लिया और उसने मान लिया जो ये लिखा है ये अल्टीमेट ट्रूथ है। जबकि इस ट्रूथ का जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, इसके ऊपर जब रिसर्च किया गया, तो रिसर्च का मैं ये हवाला दे रहा हूँ, सारे एविडेंसेस मैं और भी देता रहूंगा आपको, और आपसे सवाल भी लूंगा अगर आपके सवाल हैं या कोई ऑब्जेक्शन है जो भी मैं बता रहा हूं उसमें अगर कोई आपको डाउट है या आप एग्री नहीं करते तो आप मुझसे पूछेंगे। और ये तो हुई बायोप्सी। और मेमोग्राम क्या है? मेमोग्राम में ब्रेस्ट में अगर कोई छोटी मोटी गांठ है, कोई पस पड़ जाए, पस निकलता हो, कहीं ब्लीडिंग होती हो, तो डॉक्टर बोलता है तो मेमोग्राम कराएंगे। अब जब मेमोग्राम कराएंगे तो मेमोग्राम होता क्या है और क्यों नहीं कराना चाहिए, और मेमोग्राम से कैंसर हो जाता है, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा 1 मिनट का पेशेंस रखना है। इसको समझने के लिए आप देखिए मेमोग्राम क्या है, इसको ऑन करना पड़ेगा। मेमोग्राम आप देखिए, ब्रेस्ट में 22 केजी के 2 प्लेट ऐसे दबाए जाते हैं। ये दबाते जब हैं तो इट इज वेरी वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। और दबा के फिर रेडिएशन से ये देखते हैं कि ये इसमें कैंसर सेल है कि नहीं है, और ये बहुत पेनफुल होता है। तो अब इसको समझने की जरूरत है कि जब 2 प्लेट ऐसे दबाएंगे 22 केजी का वेट, तो मान लो एक संतरा है, उसको आप बहुत अच्छी तरह दबा देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो क्या आप पाएंगे? व्हाट विल यू विल एक्सपेक्ट द नेक्स्ट डे? आप पाएंगे कि एक दिन के अंदर ही वो पूरी तरह सड़ जाएगा, क्योंकि संतरे के अंदर के जो सारे सेल्स हैं दबाने की वजह से आपने उसको चोट पहुंचाया, उसको आपने डिस्टर्ब किया, उसने सेल्स को डिस्ट्रॉय किया, उसको इंजर कर दिया। ठीक उसी प्रकार ब्रेस्ट के अंदर के सेल जब इंजर हो जाते हैं, वही इंजरियस सेल को गेट कन्वर्टेड इनटू कैंसर। ये जो बात बता रहा हूं मैं, ये कोई मेरी मनगढ़ंत इमेजिनेशन नहीं है, ये साइंटिफिकली ये प्रूवन चीजें हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कभी भी मेमोग्राम किसी को भी किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए अगर कैंसर को प्रिवेंट करना है तो। जबकि आप देखेंगे डॉक्टर्स अक्सर रिकमेंड करते हैं कि 40 के बाद हर 6 महीने में एक बार मेमोग्राम कराओ। ऐसा मेमोग्राम कराएंगे तो जरूर 2-4 बार कराने के बाद कैंसर पेशेंट बन ही जाएंगे। हम तो हजारों ऐसे पेशेंट को देखते ही देखते हैं। तो मेमोग्राम से हर हाल में बचिए। मेमोग्राम कॉजेज कैंसर रादर देन डायग्नोसिंग ए कैंसर। वेरी वेरी क्लियर। इसके और सबूत आगे आपको मिल जाएंगे, मैं देख दूंगा बिफोर आई क्लोज माई ट्रेनिंग। एक आखिरी बात,
कि पेट स्कैन से आपने देखा होगा पिछले 10-15 साल में कि स्टेज 3 कैंसर, स्टेज 4 कैंसर, याद कीजिए आज से 20 साल पहले स्टेजेस वगैरह नहीं हुआ करती थी, कैंसर या नहीं कैंसर। लेकिन अब स्टेज की बात आती है, भाई साहब मैं तो 4 स्टेज कैंसर पेशेंट हूं। तो ये स्टेज कहां से आता है और ये साइंस को समझना पड़ेगा। आफ्टर ऑल आज वर्ल्ड कैंसर डे है, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो देखिए, ये एक हाइपोथेसिस बना लिया गया है बिना किसी एविडेंस के ऑफ कोर्स, कि जो सेल बॉडी के ज्यादा चीनी या शुगर खाएंगे यानी कि ग्लूकोज, उन सेल को हम कैंसर सेल बोल दिया करेंगे। अब इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, अगर मैं 1 घंटा आपसे बोलता रहा हूं तो हम मेरे जो अंदर यहाँ के सेल्स हैं ये ज्यादा उपयोग में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सेल्स भूखे हो जाएंगे। अब मैं जो भी खाना खाऊंगा उसमें जो शुगर का कंटेंट है वो फ्लो करेगा टुवर्ड्स माय दीज एरिया जहां पे शुगर की ज्यादा जरूरत है। लेकिन हाइपोथेसिस क्या है कि जो सेल ज्यादा शुगर खाएंगे वो कैंसर सेल है। तो पेट स्कैन के माध्यम से आपके बॉडी में शुगर इंजेक्ट कर दिया जाता है और ग्लूकोज के साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल को बाइंड कर दिया जाता है, जिसे एफडीजी बोलते हैं, फ्लोरो डाइऑक्सी ग्लूकोज। अब ग्लूकोज पूरे बॉडी में ट्रेवल कर रहा है और कोई कोई सेल, सारे सेल उसको खा रहे हैं, और लेकिन कुछ सेल थोड़े ज्यादा खाएंगे, जाहिर सी बात है। जो सेल ज्यादा खाएंगे वहां पे ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और फिर उसको जब एक्सरे करेंगे तो वो रेडियो मटेरियल चमकता हुआ दिखेगा, जैसे यहां देख रहे हैं। अब जितनी ज्यादा चमकती हुई जगहें हैं, इसमें 3 है तो इसको 3rd स्टेज कैंसर बोल देंगे, और इसी पेशेंट के यहाँ पे 4 है तो इसको 4th स्टेज कैंसर बोल देंगे। तो ये तो है थ्योरी पेट स्कैन की, कि जितनी जगह पे चमक उतना स्टेज कैंसर बता दो, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, राइट। तो इस तरह से बोल देते हैं। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात ये समझिए कि ये जो चमक है, दोबारा पेट स्कैन कराएंगे तो क्या चमक यहीं पे आएगी? नहीं आएगी। वो उस वक्त, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं इस हाथ से जिम करता हूँ, अभी एक्सरसाइज करता हूँ, और अब मैं पेट स्कैन कराऊंगा तो चमक मेरे इस हाथ में आएगी, राइट। मान लो मैं साइकिल चलाते हुए जाता हूँ पेट स्कैन कराने, तब जो चमक आएगी मेरे प्रोस्टेट में आएगी, बिकॉज वो वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। तो इस मनगढ़ंत थ्योरी को बेस बना के, पेट स्कैन को आधार बना के, एक हेल्दी इंसान को साबित कर दिया गया आप तो स्टेज 4 कैंसर है। अब वो भी मान चुका है। अब आपको रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी, इनमें से कुछ करना पड़ेगा, वो मान भी जाएगा। जबकि ये डायग्नोसिस जो है, इस डायग्नोसिस का साइंस अगर आपको जानना है, जो बातें मैंने अभी बताई, इसके सबूत अगर आपको देखने हैं तो ये सबूत आपके सामने है, राइट। ये सबूत हैं और ऐसे सबूत हैं और ऐसे सबूत हैं, तो सबूत ही सबूत हैं। और ये तो थोड़े सबूत हैं, और पूरे सबूत के लिए किताब का ई-बुक का लिंक मैं दे दूंगा, आप खुद पढ़ के देख सकते हैं। तो आज के दिन पे, क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे है, तो पहली अवेयरनेस तो आपको ये लानी पड़ेगी लोगों के बीच में कि 3 प्रकार की चीजों से कैंसर होता है, वो ना करें। बायोप्सी, मेमोग्राम एंड पेट स्कैन, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो डायग्नोसिस है वो भी साइंटिफिक नहीं है, ये भी सबूत है, ये सारा कुछ है। तो कई बार लोग पूछते हैं तो पता कैसे करेंगे कि हमें कैंसर है? मैंने अभी शुरू में बताया था, कैंसर के कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं। कैंसर, अगर कैंसर एक्टिविटी बॉडी में होगी तो कुछ कॉमन सिम्टम आएंगे। पहला कि वेट एकदम गिरेगा ऐसे पेशेंट का जो असली कैंसर के पेशेंट हैं। बायोप्सी के माध्यम से नकली पेशेंट, असली पेशेंट वो जिसमें कैंसर के सिम्टम हो। पहला सिम्टम याद रखिए, वेट अचानक गिर जाए विदाउट एनी ऑब्वियस रीजन। कोई तो वेट लॉस के लिए खास कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, खास खाना नहीं खा रहा और वेट गिर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन बिना किसी एक्सप्लेनेशन के वेट गिर रहा है, हेमोग्लोबिन तेजी से ड्रॉप कर रहा है, वीकनेस बड़ी तेजी से आ रही है, बॉडी में अनयूजुअल पेन आ रहा है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, या और साथ में कोई ऐसा इंजरी है जो नॉन हीलिंग अल्सर हो गया या कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो गया, तो ये जितनी सारी बातें बताई हैं, इनमें से कोई 3 बातें एक साथ अगर हो जाती हैं तो मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कैंसर एक्टिविटी हो रही है। तो कैसे डायग्नोस करें कि मुझे कैंसर है या नहीं है? बस जो मैंने बातें बताई हैं, क्या वो सारे सिम्टम हैं आपको? अगर तो हैं तो आप कैंसर पेशेंट हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैंने तो बताया आपको कि कैंसर सेल अपनी जगह से हिल गए हैं, उसको वापस अपनी जगह पे लाना है, वो अगले 10 मिनट में आपको बताने वाला हूं। तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, इससे एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये है टॉर्टोइस, कछुआ, और ये है रैबिट, खरगोश। तो ये जो पूरा बाउल देख रहे हैं, ये आपकी बॉडी है, और आपके बॉडी में ये जो कछुआ है, कछुए को मैं बोलता हूं डोरमेंट कैंसर सेल। कैंसर सेल 2 तरह के होते हैं, एक तो कछुए की तरह होता है। कछुआ अगर यहाँ पे है, एक जगह पड़ा हुआ है, तो काफी घंटों तक, महीनों तक पड़ा रहेगा,
और हमें डिस्टर्ब नहीं करता, पत्थर की तरह पड़ा रहता है। तो अधिकतर लोगों के बॉडी में कैंसर सेल ऐसे ही होते हैं, पड़े रहते हैं, छोटी सी ट्यूमरस ग्रोथ है, वैसे ही बना रहेगा, कुछ नहीं आपको तंग करेगा जब तक कि आप उसको डिस्टर्ब ना कर दें। फिर डिस्टर्ब एक तरह का कैंसर सेल है जिसे बोलते हैं रैबिट टाइप ऑफ कैंसर सेल, मैं बोलता हूं, यानी कि एग्रेसिव कैंसर सेल जो फैलेगा। वो कब होगा? जब आप कछुए को चोट पहुंचाएंगे तो वो रैबिट में कन्वर्ट होगा, यानी कि वो फैलने लगेगा। जब बायोप्सी कर देंगे, वहां पे मेमोग्राम कर देंगे, वहां पे पेट स्कैन कर देंगे, क्योंकि पेट स्कैन जब करते हैं ना तो आप अपने बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं ब्लड में। आपने 8वीं में पढ़ा है कि रेडियोएक्टिव मटेरियल से कैंसर होता है, और वही रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर डाल रहे हैं सीधा, और तो उससे कैंसर नहीं होगा। आप किसी से पूछ के देखिए, किसी डॉक्टर से पूछ के देखिए कि जो एफडीजी पेट स्कैन के लिए मेरे बॉडी में डाला जा रहा है, क्या इससे मुझे कैंसर हो सकता है? वो बोलेगा हाँ हो सकता है, हो सकता है नहीं, हो ही जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पेट स्कैन, बायोप्सी, मेमोग्राम कैंसर को डायग्नोज करने का कोई मेथड नहीं है, एक्चुअली कैंसर को पैदा करने के मेथड है। ये बात तो बड़ी अजीब है, लेकिन बात तो ये सत्य है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब, आप, मैं, योग और प्राणायाम और ये नेचुरोपैथी की तरफ अपना रुख करें। नहीं तो बिना मतलब के यूं ही हम अपने आप को कैंसर पेशेंट बना बैठेंगे, बायोप्सी के चक्कर में, मेमोग्राम के चक्कर में, पेट स्कैन के चक्कर में। और जब ऐसा हो जाएगा तो अगली चीज जो बोलेंगे कि कीमोथेरेपी करा लो, रेडिएशन करा लो, सर्जरी करा लो। एक बात जो आपको समझनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कीमोथेरेपी से कैंसर होता है। कीमोथेरेपी से ना तो कैंसर प्रिवेंट होता है, ना कैंसर क्योर होता है, ना कैंसर कंट्रोल होता है, ना पेशेंट को किसी तरह का कोई भी फायदा होता है। है ही नहीं ऐसा कोई सबूत। जो सबूत है कीमोथेरेपी क्या करता है बॉडी में, वो सबूत आपकी आंखों के सामने है। ये सबूत के तौर पे ये किताब में सारे एविडेंसेस हैं, ये किताब का लिंक मैं दे दूंगा। और ये एविडेंसेस अगर आप पढ़ेंगे, ये मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल्स के ही एविडेंसेस हैं, बड़े से बड़े जर्नल के। लैंसेट ऑन्कोलॉजी जो कि एक बहुत बड़ा जर्नल है, ये भी लैंसेट का है, तो दुनिया का टॉप मोस्ट जर्नल। तो उससे ये साबित होता है कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर। आपने देखा भी होगा, एक इंसान अपने पैर पे चल के जाता है हॉस्पिटल, और कीमोथेरेपी करने के बाद व्हील चेयर पे वापस आता है ना? एकदम उसका वेट गिर जाता है, उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, वो वीकनेस आ जाती है, उसके बाल झड़ जाते हैं। यही क्लासिक सिम्टम है कैंसर के, राइट? तो वो ये मान लेता है कीमोथेरेपी कराएं तो ये हो ही जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? आप तो ठीक होने गए थे, तो आप तो पैदल चल के गए थे, आप व्हील चेयर पे क्यों आ रहे हैं? फिर आप कमजोर क्यों हो गए? वो खुद को जस्टिफाई कर लेगा कि भाई मेरा तो, भाई ये तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो कैंसर पेशेंट ही हूं और मुझे ऐसे ही मरना है। तो कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर। आपको एक हिंट देता हूं, कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है? आप बहुत ज्यादा सर्च करेंगे तो पाएंगे उसका जो ओरिजिनेटर है वो हिटलर है। हिटलर अपने टाइम पे जो कंसंट्रेशन कैंप में मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट करते थे अपने कैदियों पे, तो वही मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्हीं फैक्ट्री को बोल दिया गया केमिकल थेरेपी, यानी कि कीमोथेरेपी। ये जो मैंने आपको हिंट दिया, आप खुद थोड़ा रिसर्च करके देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहां से आया है। तो खैर, कीमोथेरेपी, अगर कैंसर से बचना है तो कीमोथेरेपी से बचना पड़ेगा, रेडिएशन से बचना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, रेडिएटिव मटेरियल बॉडी में कैंसर करते ही, कोई नई बात बता नहीं रहा हूं। और इसके सबूत यह है कि जब भी रेडिएशन करता है पेशेंट, उसके बाद हालत सिर्फ बदतर होती है। जितनी हालत थी उससे और बदतर, लाइफ स्पैन कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाती है। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। और तीसरी चीज, सर्जरी ऑल्सो कॉजेस कैंसर। सर्जरी कॉजेस कैंसर, इसके एविडेंसेस यहाँ आपके आंखों के सामने आप देख ही रहे हैं। और एक, जब ये बातें अब लोगों में प्रचलित हो गई, लोगों को पता चल गया है, तो अब इसको घुमा फिरा के एक नया टर्म दे दिया गया है, दैट इज इम्यूनोथेरेपी। लगता है कि कोई इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली कोई थेरेपी है, जबकि आपको हैरानी होगी, शॉकिंग लगेगा कि इम्यूनोथेरेपी जो धड़ल्ले से अभी हॉस्पिटल में चल रहा है, इसका कोई भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अभी तक नहीं हुआ है। एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जरूर चल रहा है, और उस ट्रायल 2024 में इस ट्रायल का एक हिस्सा आया था BMJ में और जामा में, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में। और उससे ये पता चला कि इम्यूनोथेरेपी करने से पेशेंट की हालत बद से बदतर हो जाती है। अभी तक का ये कंक्लूजन है। तो बोलने का मतलब है कि एक तरफ ये योग है, नेचुरोपैथी है, जो हजारों साल पुराने से ऑलरेडी सिद्ध है और हमारे मानव इतिहास में वो करते आ रहे हैं।
उसको लोग छोड़ के एक ऐसा इम्यूनोथेरेपी नाम दे दिया जिसका अभी तक एक भी ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, और जितना पार्ट पूरा हुआ है उसमें ऑलरेडी पता चल गया कि इससे हालत खराब हो रही है, इसको ही हर जगह प्रमोशन मिल रहा है। तो यहाँ पे जितने योग के टीचर्स हैं, जितने नेचुरोपैथी के शिक्षक हैं, उन सबको आगे आना चाहिए और ये सारी बातें बतानी चाहिए ताकि इंसान का रुख हम योग की तरफ या नेचुरोपैथी की तरफ मोड़ पाए। और अब सवाल आता है कि भाई इम्यूनोथेरेपी ना कराएं, रेडिएशन ना कराएं, कीमोथेरेपी ना कराएं तो कराएं क्या? हालत बद से बदतर करनी तो ये जरूर कराइए, इसके सबूत मैंने दे ही दिए हैं। इन सबूत पे किसी को बात करनी तो मैं ओपन हूं आज भी और कभी भी। तो करना क्या है, ये इसके सबूत भी मैं दे रहा हूं। करना वही है जो अभी आपने शीशपाल जी से सुना, उसको थोड़ा साइंटिफिक एंगल देने की कोशिश करता हूं। आज से करीब 125 साल पहले 1899 की बात है, तब उस जमाने में जब किसी को कैंसर हो जाता था तो एक एक्सपेरिमेंट किया जाता था कि कैंसर पेशेंट को फीवर दिला दें। अगर कैंसर पेशेंट को, जो ट्रू कैंसर पेशेंट है, जिसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो गया, कमजोर हो गया, उसका वेट लॉस हो गया, उसका बॉडी पेन है, उसका ट्यूमर बढ़ता जा रहा है, और अगर उस वाले पेशेंट को किसी भी तरह से फीवर आ जाए तो फीवर आते ही उसके ट्यूमर रिग्रेस होने लगते हैं, उसका हीमोग्लोबिन वापस से आने लगता है, उसकी वीकनेस जाने लगती है, उसका वेट स्टेबल होने लगता है, यानी कि वो ठीक होने लगता है। कैसे? फीवर आने से। तो अगर किसी के कैंसर के पेशेंट को फीवर आ जाए तो गलती से पैरासीटामोल देके फीवर को घटाने की जरूरत नहीं है, वो फीवर कैंसर को ठीक करता है। इसीलिए 1899 ऑनवर्ड्स कैंसर पेशेंट को उठा के मलेरिया के वार्ड में रख दिया करते थे, क्योंकि मलेरिया अगर उसको हो जाए तो उसे फीवर आ जाएगा और कैंसर ठीक हो जाएगा, मलेरिया तो ठीक ही कर देंगे, मलेरिया इतनी बड़ी भयंकर बीमारी है भी नहीं। और जो मैंने बात बताई इस पे नोबेल प्राइज मिला है 1927 में, राइट? नोबेल प्राइज मिला है स्पॉन्टेनियस कैंसर रिग्रेशन फीवर थेरेपी से। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, ये तब भी ये सच था, आज भी ये सच है, और हम भी यही करते हैं। हमारे जो कैंसर पेशेंट है, ट्रू कैंसर पेशेंट, बायोप्सी को आधार नहीं बनाते, ना पेट स्कैन को, ना मेमोग्राम को, हमने आधार सिम्टम को बनाना है, और सिम्टम को आधार बना के जो हमारे हिसाब से अच्छा कमजोरी है तो कमजोरी को ठीक कर दो, वेट लॉस हो रहा है उसे ठीक कर दो, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है उसे ऊपर कर दो, पेन है पेन को हटा दो। अगर ये सारी चीज हट गई, अब वो इसका मतलब ये है कि मेरे को इधर लाना पड़ेगा कि ये जो कैंसर सेल्स हैं ये अपनी अपनी जगह में वापस आ चुके हैं और वो ट्यूमर वो रिग्रेस हो चुका है, ये जो है कैंसर सेल बन गया था ये दोबारा से हेल्दी हो गया है और वो अपनी अपनी जगह पे वापस आ गए हैं। फिर मैं बता रहा हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि कैंसर बॉडी से कैसे खत्म करें, कैंसर बॉडी से खत्म किसी का नहीं होगा, हम सबके बॉडी में कैंसर सेल है ही है। जिस तरह से अगर मैं सोचने लगूं कि मेरे सफेद बाल कैसे खत्म कर दूं, वो तो रहेंगे, बस मुझे ये देखना है कि उसकी वजह से मुझे कोई तकलीफ ना हो। तो ये समझना पड़ेगा एक उम्र के बाद, वैसे तो बचपन से ही हमारे बॉडी में हेल्दी सेल्स हैं भरपूर और थोड़े से कैंसर सेल हैं, बट दे आर लाइक ए टॉर्टोइस, एक कछुए की तरह पड़े हैं कहीं ना कहीं, तंग नहीं करेंगे, उसे छेड़ेंगे कीमोथेरेपी के नाम पे, उसे छेड़ेंगे बायोप्सी के नाम पे। अब आप इनको ताकत दे रहे हैं, अब ये अपनी जगह से उठ के फुल फ्लेजेड कैंसर बन जाते हैं, यही आज का सत्य है। तो हम अपने पेशेंट को फीवर दिलवाते हैं, मलेरिया के वार्ड में रख के नहीं, फीवर दिलवाने के और कई सारे टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक आपको मैं सिखाता हूं फीवर कैसे दिलवाना है। ये याद रखिएगा, जब भी किसी को कमजोरी आ जाए तो उसे फीवर दिलवाना है। फीवर दिलवाने के लिए आप अगर यहां देख पा रहे हैं, एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी लेके इसमें 42 डिग्री सेल्सियस पानी, 42 डिग्री सेल्सियस यानी कि खूब गर्म पानी, और दोनों पैर बाल्टी के अंदर, और ऐसा 30 मिनट तक रखना है। ये जो सिस्टम देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक है, 42 पे ही ये थर्मोस्टेट रुक जाता है, तो पानी का टेम्परेचर ना तो 42 से कम होता है ना ज्यादा बढ़ता है। लेकिन आप जुगाड़ से भी कर सकते हैं, एक और बाल्टी रख सकते हैं 50 डिग्री टेम्परेचर का, ताकि हर 5 मिनट में 42 डिग्री से एक मग पानी निकाला और इधर से एक मग पानी डाला, ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो। यू हैव टू डू इट फॉर 30 मिनट्स। ये जो एक हार्ट है प्राइमरी हार्ट, और ये जो काफ मसल है इसे कहते हैं सेकेंडरी हार्ट। तो सेकेंडरी हार्ट जब पानी में थोड़ा वो डूब जाता है और जो पानी बड़ा गर्म होता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, यहाँ के ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं, और ये जो उससे टेम्पररीली जब आपके पैर पानी के अंदर हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री बढ़ जाता है, यानी कि बॉडी को आप टेम्पररी फीवर दिलवा रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो हम कब करते हैं ये, तो जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, किसी को बुखार आ जाए तो इसी मेथड से बुखार उल्टा चला जाता है, वेरी वेरी फास्ट।
किसी को स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस फ्री हो जाता है, एंजाइना हो, पैल्पिटेशन हो तो वो ठीक होने लगता है, रात को नींद नहीं आ रही उससे पहले ये कर लो, नींद आने लगती है, अगर वीकनेस है किसी भी वजह से तो वीकनेस जाने लगती है। तो ये जो फीवर थेरेपी है, यानी कि हॉट लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं, बाल्टी के अंदर रख के जब हम करते हैं तो इससे ये सारे आराम मिलते हैं। तो मैं सभी को बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ कि जीवन में कभी भी बुखार आ जाए तो पैरासीटामोल मत लीजिए, क्योंकि पैरासीटामोल इटसेल्फ कैन कॉज कैंसर, राइट। तो वो कैंसर करता है, वो पेट में अल्सर कर देगा, फिर अल्सर कैंसर बन जाता है, ये कॉमन बात है, प्रूवन बात है। और उससे पैरासीटामोल से लिवर फेलियर होता है, दुनिया के आधे लिवर फेलियर रिसर्च के अनुसार का कारण सिंगल पैरासीटामोल ही है। अगर ये दवाई नहीं होती हमारी दुनिया में आधे लिवर फेलियर पेशेंट कम हो जाते। तो करना क्या है, फीवर आए तो यही कीजिए, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। कितना टेम्परेचर में? 42 डिग्री सेल्सियस में। कितनी देर? आधे घंटे। कब? जब चाहे, सुबह शाम दिन रात जब चाहे। तो कैंसर के पेशेंट को भी हम यही कराते हैं, और दिन में 2 बार, कभी कभी 3 बार। उससे उनका पेन कम होने लगता है, उनकी वीकनेस कम होने लगती है और उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। और तो ये हो गया पहला स्टेप कि अगर किसी को सिम्टम है तो दिन में 2 बार 3 बार कराते हैं अपने हॉस्पिटल में हम। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इसके लिए हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत है, आप अपने अपने घर में जहां भी बैठे हैं वहां भी जुगाड़ से कर ही सकते हैं। तो दैट बिकम्स द स्टेप 1। इसके अलावा जो यहाँ पे जो बात बताई फीवर की, इसके एविडेंसेस अगर आपको देखने, ये एविडेंस पे एविडेंस है कि कैसे फीवर थेरेपी से आप कैंसर कर सकते हैं। खूब सारे एविडेंस है, जितने चाहे वो देख लो। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा, जैसे शिशपाल जी ने जिक्र किया, डाइट का, अपने डाइट को बदलने की जरूरत है। याद रखिए, आप जब कुछ ऐसा खाते हैं जो नेचर से जुड़ा हुआ है, बिना उस प्रोसेसिंग के, तो वो भरपूर ऑक्सीजन से बॉडी को भर देता है, एक ऐसे न्यूट्रिशन से भरता है जिससे आपके बॉडी के जो कैंसर सेल्स थे वो अपने आप ही डोरमेंट होने लगते हैं दोबारा से। तो इसके लिए जो हम अपने पेशेंट्स पे करते हैं, वी आस्क देम टू बी ऑन DIP डाइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोगों को DIP डाइट पता होगा, लाखों करोड़ लोग तो ऑलरेडी फॉलो करते हैं। आप में से जिन लोगों को DIP डाइट पहले से ही पता है तो कमेंट में लिखिए, सारे कमेंट मैं पढ़ूंगा, राइट। तो DIP डाइट हम पेशेंट्स को देते हैं। DIP डाइट बड़ा सिंपल है, 12 बजे तक हम फलों पे रखते हैं पेशेंट को, 3 से 4 तरह के फल, जो फल उनको पसंद हो, जो फल लोकली मिल जाए, जो फल सीजन का हो। कितना फल? हमारे बॉडी वेट के अनुसार। मेरे बॉडी का वेट तो 70 kg है, 70 इंटू 4 दैट बिकम्स 700 ग्राम। कम से कम 700 ग्राम फल 12 बजे से पहले मुझे खाना ही है। अगर 600 ग्राम में पेट भर गया तो चलो कोई बात नहीं, अगर 700 ग्राम में पेट नहीं भरा तो 800 1 किलो भी खा सकता हूं। तो बोलने का मतलब बड़ा साफ है कि वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 12 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है सिवाय फलों के। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो मीठे फल जरूर खाने हैं। आम की सीजन में आम खाना है, अंगूर लेना है, चीकू लेना है। याद रखिए, मीठे फल आपको डायबिटीज को बड़ी तेजी से 1-2 दिन में ठीक करता है। हमने तो ये देखा और बरसों से देखा है। और जो लोग DIP डाइट को जानते हैं उन्हें पता है कि उन्होंने अपने डायबिटीज को, BP को इसी तरह से ठीक किया, और वो भी 2-4 दिन के अंदर। तो खैर, स्टेप 1 स्टेप 2 बड़ा सिंपल है कि प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 जो है ये आपका जो घरेलू भोजन है, रोटी सब्जी दाल चावल, वो यहाँ रखना है। प्लेट 1 ये आपकी दवाई है, ये कैंसर की दवाई है, हार्ट की दवाई है, किडनी की दवाई है। ये दवाई को कैसे बनाना है? 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जी लेनी है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, उनमें से जो भी मिल जाए, जो आपको पसंद हो, 3-4 तरह के ले लिए। अपना बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट तो 70 kg है, इंटू 5 दैट बिकम्स 350 ग्राम्स, 350 ग्राम पहले ये खाना है। इतना खाने के बाद उसके बाद प्लेट 2 आपके घर का वेजिटेरियन जो खाना है वो भी खा लेना है पेट भर के। कम खाने नहीं बोला, हमने सिर्फ ये बोला है कि आपके खाने से पहले सलाद खाना है। सलाद सभी खाते हैं, लेकिन मैंने बोला कि कैलकुलेशन के हिसाब से खाएंगे तो देन इट बिकम्स ए मेडिसिन। लंच में ये करना है और डिनर में भी ये करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अगले 1 मिनट बताने जा रहा हूं। डिनर 6 बजे तक कैंसर पेशेंट का हम फिनिश करा देते हैं। हमारे सारे हॉस्पिटल में 6 बजे खाना सामने रख गया, अब किचन बंद, अब कल ही मिलेगा सुबह 9 बजे। तो याद रखिए कि जब आप सनसेट के पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद खाना लेते ही नहीं है, तो कैंसर सेल को आप फीड नहीं कर रहे हैं, आपकी ट्यूमरस ग्रोथ को फीड नहीं कर रहे हैं।
अगर आप अपने बॉडी में ट्यूमर बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है अपना भोजन 11 बजे कीजिए, अपना भोजन रात के 12 बजे कीजिए, 10 बजे से पहले तो कभी खाइए ही मत। ये करेंगे तो आप अपने कैंसर सेल को फीड कर रहे हैं। हमें अपने कैंसर सेल को भूखा मारना है। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि डोंट ईट आफ्टर सनसेट। शाम के 6 बजे के बाद कुछ खाओ ही मत, उससे पहले पेट भर के खा लो, लंच और डिनर उससे पहले निपटा लो। ये हम जैसे ही करते हैं तो पेशेंट में इमीडिएटली इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। 24 घंटे के अंदर ही वो थोड़ा हेल्दी होने लगता है। तो ये बात को समझना पड़ेगा। समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लो ये ट्यूमर है, ये कैंसर है, ये पत्ते। अब डॉक्टर बोलेगा कि अच्छा ये तो ट्यूमर है, इसको काट देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी कर दिया, आपको लगा हाँ ट्यूमर तो गायब हो गया, लेकिन आपको पता है कि 1 हफ्ते बाद मिलेंगे तो दोबारा से पत्ते उग जाएंगे और दोबारा से काटेंगे तो तीसरी बार भी उग जाएगा। तो ये सर्जरी करना या कीमोथेरेपी केमिकल लगा के इसको जला देना कोई भी तरीका नहीं है परमानेंट क्योर का। अगर मैं चाहता हूं कि पत्ते उगे ही ना, ये ट्यूमर उगे ही ना, तो क्या करना पड़ेगा? अटैक मुझे ऊपर नहीं करना है, अटैक नीचे करना है। अगर इस पेड़ के का खुराक मैं हटा दूं, ये खुराक है ये खत्म कर दूं, और अब 1 हफ्ते बाद आता हूं, 10 दिन बाद आता हूं, क्या ये पत्ते रहेंगे? ये अपने आप ही सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बिकॉज खुराक नहीं मिल रही है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि कैंसर सेल को खुराक नहीं देना है। खुराक नहीं देने का बेस्ट तरीका क्या है? डोंट ईट आफ्टर सनसेट। शाम 6 बज गए, अब खाना खाना ही नहीं, उससे पहले पेट भर लो। क्योंकि जो ट्यूमर बनते हैं वो तभी बनते हैं, जो चीज आप सनसेट के बाद खाते हैं वो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो बॉडी क्या करता है? उसे डिपॉजिट करता है। दैट इज ट्यूमर, दैट इज स्टोन, दैट इज ब्लॉकेज, दैट इज कैंसर। उल्टा जब आप शाम के 6 बजे के बाद नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर नया प्रोसेस शुरू होगा। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में ऑटोफेजी। आयुर्वेद में दिनचर्या ये लिखा ही है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, मॉडर्न साइंस का मैं उदाहरण दे रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो, राइट। तो इसे कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब शाम के 6 बजे के बाद नहीं खाएंगे, अगले दिन सुबह 9 बजे ही खाएंगे या 8 बजे के बाद ही ब्रेकफास्ट करेंगे, फ्रूट ब्रेकफास्ट। तो ये जो 12-14 घंटे आप नहीं खा रहे हैं, इस दौरान आपके बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो बॉडी क्या करेगा? जो ट्यूमर है आपके बॉडी में, जो स्टोन है, याद रखिए ट्यूमर को तोड़ेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ट्यूमर के अंदर न्यूट्रिशन का भंडार है। उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, सारा कुछ है। वो ट्यूमर को बॉडी ब्रेक करता है और उसके अंदर का न्यूट्रिशन पूरे बॉडी यूटिलाइज करता है, क्योंकि आप शाम के 6 बजे कुछ खा नहीं रहे हैं। एक तरफ बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया, आपको ट्यूमर से छुटकारा मिल गया। मेडिकल इसे बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी साइंस को 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो मैं आपको ये बताना, लास्ट बार 2017 में मिला है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, चाहे आप आयुर्वेद में पढ़े जैसे इसी चीज को दिनचर्या बोला गया है, चाहे आप मॉडर्न मेडिसिन में पढ़े इसी चीज को ऑटोफेजी बोला गया है, लेकिन सिंपल भाषा में डोंट ईट आफ्टर सनसेट, राइट। तो कैंसर सेल कैन नॉट ग्रो। कैंसर सेल को ग्रो कराने के लिए आपको सूर्यास्त के बाद खाना पड़ेगा, तभी वो ग्रो होगा। तो इसके अलावा जो चीजें कैंसर सेल को बनाती हैं उन्हें अवॉइड करें। अवॉइड ऑल काइंड ऑफ पैक्ड फूड। जैसा शीशपाल जी ने बताया कि कोई भी चीज जो पैकिंग में आ रही है, जो फैक्ट्री में आ रही है, उसे हटा दें। उसे कोई भी चीज खाने से पहले पूछें कहां से आ रही है, फैक्ट्री से आ रहा है, पैक होके आ रहा है, रिफाइंड होके आ रहा है, डोंट टेक। सीधे जो खेत से आप तक पहुंचे उसी को लें। फैक्ट्री से आई हुई चीजों को नहीं लेना है, जानवरों से आई हुई चीजों को नहीं लेना है। मीट, मछली, अंडा जानवरों से आई है, पौधे से तो आई नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी कोई पॉइजन है, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि ये अगर कैंसर हो गया है, कैंसर का आधार मैंने बताया था वही सिम्टम्स, वीकनेस है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप है, पेन एक्सट्रीमली है, ट्यूमरस ग्रोथ है जो कि बढ़ता जा रहा है। तो अगर कैंसर हो ही गया है तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट है उसके अंदर जो एनिमल प्रोटीन है, वो एनिमल प्रोटीन कैंसर का खुराक है। तो डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक कि आप ठीक ना हो जाए तब तक तो पक्का ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीजें छोड़िए और कुछ चीजें जोड़िए। हर तरह का ड्राई फ्रूट, हर तरह का स्प्राउट्स दिन भर में जितना मर्जी खाइए, शाम के 6 बजे से पहले। फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खाना है तब भी खाइए, शाम के 6 बजे से पहले। धूप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज खा रहे हैं बॉडी उसे ठीक से एब्जॉर्ब तभी करेगा जब सूर्य आपके ऊपर पड़ेगा। तो वो तो आपको इंतजाम करना ही पड़ेगा, किसी भी बहाने से रोज धूप में जाना ही जाना है। और जब आप ये करेंगे, हमने ये देखा है और हजारों पेशेंट्स में देखा है, तो उनके ट्यूमरस ग्रोथ खत्म हो जाते हैं।
उनकी ब्लीडिंग रुक जाती है, उनके वेट गेन हो जाता है, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाती है, उनकी वीकनेस पेन गायब हो जाता है, तो यानी कि वो कैंसर मुक्त हो चुके हैं, कैंसर की बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। कैंसर सेल तो बॉडी में रहेंगे, कैंसर की बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। तो जितनी सारी बातें मैंने बताई आपको, उसको अगर आप देखें, अगर इंप्लीमेंट करें, खासतौर पे डाइट, तो डीआईपी डाइट को इंप्लीमेंट करते ही जो बताया 72 आवर्स के अंदर ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाता है, दवाइयां छूट जाती हैं, इंसुलिन 50%, 70%, कभी कभी 100% भी छूट जाता है। 3 दिन तक डीआईपी डाइट करेंगे, तीसरे दिन से ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल भी कम होने लगता है और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी कम होने लगता है। 1 महीने में 10% वेट कम होने लगता है फॉर पीपल हु आर ओबीज। हार्ट डिजीज में एंजाइना 1 महीने में अधिकतर लोगों को खत्म हो जाता है। थायराइड 2-3 महीने में थायराइड की दवाइयां छोड़नी मजबूरी हो जाती, नहीं तो हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड होने लगता है। ग्लूकोमा, कैटरेक्ट के पेशेंट 3 महीने बाद डीआईपी डाइट फॉलो करने के बाद आते हैं और बोलते हैं कि हमें तो चश्मा की जरूरत ही नहीं है, बल्कि चश्मा लगाने से ठीक से नहीं दिखता। आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से भी इस तरह के फीडबैक आपको मिले होंगे। अगर आपने डीआईपी डाइट फॉलो किया है तो प्लीज कमेंट में लिखिए अपने फीडबैक, जो भी फीडबैक आपको लगा डीआईपी डाइट फॉलो करने के बाद, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट उसे पढ़ें, उसे भी उनको रियलिस्टिकली क्या होता है वो पता लगेगा। तो हम बोलते हैं कैंसर के पेशेंट को 6 महीने तक तो इस डाइट पे रहना है टू गेट रिड ऑफ द कैंसर। हालांकि पहले महीने में पूरी तरह ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद भी कीप ऑन डूइंग इट फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। जितनी सारी बातें मैंने बताई हैं, ये सारी बातों का सबूत अगर आपको चाहिए, तो ये सबूत के तौर पे ये तीनों किताबें हैं, ये फ्री डाउनलोड है bishru.com/ebook। हालांकि अमेजन पे और कई फ्लिपकार्ट वगैरह पे ये बिक रही हैं, लेकिन फ्रीली अगर आपको डाउनलोड करना है तो इनमें सारे सबूत दिए हुए हैं। जितनी सारी बातें बताई हैं वो मॉडर्न रेफरेंस भी दिए हुए हैं, आयुर्वेद का रेफरेंस भी दिया हुआ है। एक भी ऐसी चीज नहीं जो बिना रेफरेंस के है। तो इसको पढ़ सकते हैं, इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।